अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुश्तरका दिफा यानी कलेक्टिव डिफेंस और मुश्तरका सलामती यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी और म्यूचुअल सिक्योरिटी, इसकी बैनुल अक़वामी तल्लुक़ात, आलमी सियासत यानी इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत अहमियत है। ख़ासकर अगर हम क्लासिकल रियलिज़म या रियलिज़म जो थ्योरी हैं इसके हवाले से बात करें, बहुत सारे ममालिक जो हैं वो मुख्तलिफ़ फ़ौजी तंजीमों का हिस्सा बने रहे हैं और आजकल भी इस तरह की स्टेट्स या रियासतें मौजूद हैं जो किसी न किसी फ़ौजी तंजीम का हिस्सा है। इस हवाले से हम जो बात करेंगे वो है नेटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नेटो की तंजीम सरजंग के ज़माने में बनी है जब कंटेनमेंट पॉलिसी का ऐलान किया गया, जिसको हम मुहासरा या हम घेराव कह सकते हैं। ये पॉलिसी अमेरिका की तरफ से अनाउंस की गई जब उस वक्त अमेरिकी सदर हैरी एस ट्रूमैन ने इसका ऐलान किया 1947 में। इसका मकसद ये था कि पूरी दुनिया में रूस और रूस के इत्तेहादियों यानी सोशलिज़म का रास्ता जो है रोका जाए। ख़ासकर मगरबी यूरोप में इसकी रोकथाम इंतहाई ज़रूरी थी। तो इसलिए अमेरिका ने यह सोचा कि अमेरिका और इसके जो हमख्याल ममालिक हैं, जहाँ पर जमहूरियत हैं, जहाँ पे सरमायादाराना निज़ाम है, ये ममालिक आपस में मिल जाएं और कोई ऐसा लाइहा अमल बनाए जिसके ज़रिए से रूस, चीन और पूरी दुनिया में जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट ममालिक हैं इनका रास्ता रोक सके। यानी नज़रियाती तौर पे भी और फ़ौजी तौर पे भी इन ममालिक का मुकाबला कर सके। अगर हम देखें तो दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद ये दुनिया जो है बाइपोलर बन गई, जब अमेरिका और रूस की शक्ल में दो सुपर पावर सामने आ गए। तो इसलिए अगर यही ममालिक अमेरिका और रूस दूसरी जंग अज़ीम के दौरान आपस में इत्तेहादी थे, जर्मनी, इटली, जापान और दूसरे एक्सिस पावर्स के ख़िलाफ़, तो इन दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे पे ये आपस में दुश्मन बन गए और इन दो ममालिक ने पूरी दुनिया में ना सिर्फ खुश्की पे बल्कि इवन समंदर में भी और खला में भी एक दूसरे के साथ मुकाबला जारी रखा। इनके दरमियान सरजंग के ज़माने में यानी 1945 से लेकर 1991 तक कोई बराह रास्त कन्फ्लिक्ट, कोई बराह रास्त टकराव तो नहीं हुआ, लेकिन हर जगह पे इन्होंने एक दूसरे की मुखालफत की हैं और प्रॉक्सी वार्स के ज़रिए से एक दूसरे पे सबकत लेने की कोशिश की है। इसी असना में जब कोरिया जो जज़ीरा नुमा है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया, जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया, तो जनूबी हिस्सा वो जमहूरी बन गया जबकि शुमाली हिस्सा कोरिया जज़ीरा नुमा का वो सोशलिस्ट बन गया। यहाँ से टसल शुरू हुई और फिर यही जो टसल हैं, जो तनाव हैं, टकराव हैं, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया तक फैल गए। तो इसलिए जो रूस था, रूस अपना असर रसूख मशरक़ी यूरोप की तरफ बढ़ाते चला गया। जो अल्बानिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, इसके साथ साथ रोमानिया, बल्गारिया और इवन जर्मनी तक ये पहुंच गया, जब जर्मनी भी दो हिस्सों में बढ़ गया, मशरक़ी जर्मनी और मगरबी जर्मनी। मशरक़ी जर्मनी ये सोशलिस्ट बन गया जबकि मगरबी जर्मनी में जमहूरियत आ गई। तो इसलिए ये रूस जो था ये यूरोप में बढ़ रहा था। इसी रूस का रास्ता रोकने के लिए अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने सोचा कि अब इनका रास्ता रोकना ज़रूरी है। तो इसलिए अमेरिका, शुमाली अमेरिका के दो ममालिक जिसमें एक USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल हैं और एक कनाडा, दो ममालिक वहाँ से हो गए जबकि बाकी 10 ममालिक मगरबी यूरोप से हो गए जो कि जमहूरी ममालिक थे। ये 12 ममालिक आपस में बैठ गए और इन्होंने 4 अप्रैल 1949 को नेटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन तंजीम की बुनियाद रखी। इस तंजीम को नॉर्थ एटलांटिक अलायंस भी कहते हैं और ये तंजीम नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी पे दस्तखत होने के बाद मार्ज़ वजूद में आई।
ये तो सोशलिज़म और रूस का रास्ता पूरी दुनिया में, ख़ास कर यूरोप में और अमेरिका में रोकना था। इसका मेन मकसद यही था। लेकिन बाद में जो हैं ये कंपटीशन पूरी दुनिया तक फैल गई और इवन बहुत सारे सवालात जो हैं वो सर जंग के ख़ात्मे के बाद उठने लगे कि अब इस तंजीम का बुनियादी मकसद और किरदार जो हैं वो क्या है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं इसका ज़रा बैकग्राउंड बताऊं, जो इसका स्ट्रक्चर है उसके मुतालिक बताऊं। आजकल नेटो तंजीम के जो अरकान हैं वो 30 हैं, 30, यानी ये पहले 12 बानी अरकान से बढ़ते बढ़ते अब ये 30 तक पहुंच गए हैं। इवन इसमें अब मशरकी यूरोप के वो ममालिक जो पहले सोशलिस्ट थे वो भी अब नेटो तंजीम का हिस्सा बन चुके हैं। ये इस तंजीम ने पूरे सर्द जंग में यानी कोल्ड वार के ज़माने में कोई बराह रास्त कन्फ्लिक्ट नहीं किया है, लेकिन क्योंकि इस तंजीम के आर्टिकल 5 यानी दफ़ा 5 के मुताबिक अगर किसी एक रुकन मुल्क पे हमला हो जाए तो वो हमला तमाम जो इस तंजीम के अरकान हैं उन पे हमला तस्वर होगा। तो इसलिए कलेक्टिव डिफेंस और म्यूचुअल सिक्योरिटी के कमिटमेंट कहते हैं, फिर ये तमाम अरकान का ये उनकी ये मुश्तरक ज़िम्मेदारी बनती हैं कि वो उस विक्टिम कंट्री का जिस पे हमला हुआ हो उसका साथ दे दे और बाकायदा किसी भी कोअर्सिव फॉरेन पॉलिसी हमलों की सूरत में या जंग की सूरत में उस मुल्क का दिफा कर सके। तो इसलिए सर जंग के ज़माने में अगर हम देखें तो प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करके और प्रॉक्सी वार्स करके अमेरिका और रूस के दरमियान ये जंग जारी रही, लेकिन कोई बराह रास्त जो नेटो की शमूलियत हैं, नेटो की जो मदाखलत हैं, इन्वॉल्वमेंट हैं, वो किसी इस तरह के तनाज़े में हमें नज़र नहीं आती। इस हवाले से अगर हम बात करें तो पहली दफ़ा नेटो ने जब एक अलायंस बनाई और एक इत्तेहाद कायम किया, ख़ासकर जब सद्दाम हुसैन यानी इराक़ ने कुवैत पे हमला किया था 1990 में और फिर 1991 में, तो उस दौर में हम देखते हैं कि किस तरह एक इत्तेहाद बनाया गया और इवन नेटो से बाहर ममालिक की सपोर्ट भी इस हवाले से हासिल की गई। जो नेटो का हेड क्वार्टर्स हैं वो मगरबी यूरोप के मुल्क बेल्जियम की दारुल हुकूमत ब्रसल्स में वाक़या है। इस तंजीम के जो फ़ौजी अखराजात हैं यानी जो कुल मिला के टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर हैं वो पूरी दुनिया का 70% पूरी दुनिया का जो फ़ौजी अखराजात है उसमें ये 70% से भी ज़्यादा है। यानी ये 30 ममालिक इनके जो फ़ौजी अखराजात हैं वो 70-71% तक हैं और बाकी दुनिया के जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर हैं वो कोई 29 या 30% हैं। इस तंजीम को पूरी दुनिया में इंतहाई ताकतवर तरीन फ़ौजी तंजीम जो हैं इसको गर्दाना जाता है। इस तंजीम ने फिर जब यूगोस्लाविया टूट फूट का शिकार हो जाता है तो उस दौरान जो है जब सर्बिया और बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के दरमियान जंग शुरू होती हैं तो इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती कौंसल इस पे एक्शन लेता है और एक आर्टिकल के तहत ये इजाज़त देता है कि वहाँ पे बोस्निया और हर्ज़ेगोविना की मदद कर सके और सर्बिया को जंग से रोका जा सके। तो उस दौर में यानी 1992 से लेकर 1994-95 तक यही नेटो जो हैं बोस्निया और हर्ज़ेगोविना में बहुत फ़ाल रही। उसने सर्बिया के ख़िलाफ़ जो हैं जंग जारी रखी, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना की मदद की। इसलिए ये तस्वर किया जाता है कि बोस्निया और हर्ज़ेगोविना, जॉर्जिया और यूक्रेन ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एस्पायरेंट्स हैं कि ये ममालिक बहुत जल्द मुस्तक़बिल करीब में नेटो को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसी साल 27 मार्च 2020 को शमाली मसेडोनिया के मुल्क ने नेटो को ज्वाइन किया और बाकायदा इसका हिस्सा बन गया, इसका मेंबर यानी रुकन बन गया। इस तरह के कोई और इजाफ़ी 20 ममालिक हैं जो कि नेटो ये समझती हैं
کہ وہ بھی مستقبل میں اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اور آلریڈی یہ اضافی جو ممالک ہیں یہ نیٹو کے ساتھ جو ہیں وہ ایک جو پارٹنرشپ فار پیس پروگرام ہے اس میں بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ 15 ایسے ممالک ہیں جو کہ اسی نیٹو کے ساتھ ڈائلاگ پارٹنرشپ میں بھی شامل ہیں۔ یہی نیٹو جو ہیں اس کا یورپین یونین کے ساتھ، گلف کوآپریشن کونسل اس کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ بھی روابط قائم ہے۔ یہ اس نیٹو کی انوالومنٹ اگر ہم دیکھیں تو پھر اس کے بعد 1998-99 میں کوسوو کی صورت میں ہم دیکھ سکتے ہیں، جب وہاں پہ ایون نیٹو نے بمباری بھی کی ہے۔ اس کے بعد جب 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے، پھر امریکہ کی فوجیں افغانستان آتی ہیں، تو پھر اقوام متحدہ کے ایک سلامتی کونسل کے ایک اور آرٹیکل کے تحت نیٹو جو ہیں یہاں پہ فوجی کولیشن بناتا ہے۔ افغانستان میں کوئی 42 ممالک کا انٹرنیشنل سیکورٹی اسسٹنس فورس یعنی اساف بنتا ہے، اور اس اساف کی سربراہی یہی نیٹو تنظیم جو ہیں وہ کرتی ہے۔ 2003 سے آنورڈ اب بھی جو نیٹو کی فوجیں ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، حالانکہ انتہائی کم تعداد میں ہیں، اور وہ بھی صرف اب ایڈوائزری رول میں ہیں، یعنی مشاورت میں ہیں۔ اب وہ باقاعدہ لڑنے والی فوجیں یعنی کمبیٹنٹ فورس اب نہیں ہیں، جو کہ ایک عرصے تک افغانستان میں یہ کمبیٹ آپریشنز میں بھی شامل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ 2003 میں جب عراق جنگ شروع ہوتی ہیں تو وہاں پہ یہ نیٹو جو ہیں ٹریننگ مشن میں شامل ہوتی ہیں۔ اس طرح 2011 میں عرب سپرنگ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لہر اٹھتی ہیں شمالی افریقہ کے عرب ممالک سے لے کر پھر خاص جو مشرق وسطی کے عرب ممالک کے وہاں تک یہ لہر جاتی ہیں، تو اس لیے لیبیا میں اس طرح شورش کا آغاز ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو باغی ہیں اور معمر قذافی کی فوجیں ہیں وہ آپس میں لڑتی ہیں۔ اس چیز کو قابو کرنے کے لیے پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے اس طرح ایک اعلان کیا جاتا ہے، اور وہ ذمہ داری بھی نیٹو ہی لے لیتا ہے، اور نیٹو کی طرف سے جو ہیں معمر قذافی کے فوجوں کے خلاف جو ہیں لڑائی شروع ہو جاتی ہیں لیبیا میں۔ تو یہ اس طرح کی مثالیں ہیں کہ یہ ساری چیزیں سر جنگ کے خاتمے کے بعد یعنی پوسٹ کولڈ وار دنیا میں ہوئی ہیں، جو کہ بڑی حیران کن بات ہیں۔ سر جنگ کے زمانے میں یعنی کولڈ وار میں نہیں ہوئی کوئی براہ راست جو ٹسل ہیں امریکہ اور روس کے درمیان یا امریکہ اور چین کے درمیان، جو کہ یہ دو بڑے سوشلسٹ ممالک تھے، ان کے درمیان کبھی نہیں رہی ہے۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف پراکسیز کو استعمال کیا، نیوکلیئر ویپنز جو ہیں، جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں، ایٹمی ہتھیار ہیں، ان کا مقابلہ جاری رہا، لیکن کوئی براہ راست جنگ نہیں ہوئی ہے۔ اب یہی نیٹو جب دنیا میں سوشلزم ایز سچ موجود بھی نہیں ہے، کوئی سوشلزم کا مقابلہ جو ہے اب کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام یا جمہوریت کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ ایز سچ اب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اب نہ صرف اس نیٹو تنظیم کا وجود قائم ہے بلکہ ساتھ ساتھ اب یہ نیٹو تنظیم بہت زیادہ متحرک ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی نیٹو کو دیکھتے ہوئے پھر روس نے اپنے اتحادیوں کو موبلائز کیا، اور 1952 میں یونان یعنی گریس اور ترکی نے نیٹو کو جوائن کیا، تو اس نے روس کو سینسٹائز کیا۔ پھر خاص کر جب 1955 میں جب جرمنی اس کا حصہ بن گیا، خاص کر جو مغربی جرمنی ہے، تو اس لیے روس جو ہے اور زیادہ فعال ہو گیا۔ روس نے اپنے اتحادیوں کو جمع کیا اور وارسا پیکٹ تنظیم کی بنیاد رکھی، جس کو صرف وارسا پیکٹ بھی کہتے ہیں، اور جو اس کا سرکاری نام تھا یعنی آفیشلی جو اس کو کہتے تھے وہ تھا ٹریٹی آف فرینڈشپ، کوآپریشن اینڈ میوچول اسسٹنس۔ یہ تنظیم مئی 1955 میں مشرقی یورپ کے ملک پولینڈ کی دارالحکومت وارسا میں قائم ہوئی، اس لیے اس کو وارسا پیکٹ کہتے ہیں۔
वारसा मुआहिदा कहते हैं। इसमें रूस और रूस के साथ साथ जो इसके 7 इत्तेहादी ममालिक थे जो मशरक़ी यूरोप और मरकज़ी यूरोप से ताल्लुक़ रखते थे, वो शामिल हो गए। इसका जो सबसे बड़ा हम ऑपरेशन देखते हैं वो 1968 में यानी 1968 में जब चेकोस्लोवाकिया में सोवियत फोर्सेस यानी रेड आर्मी वहाँ पर जाती हैं और वहाँ पे जो हैं वो चेकोस्लोवाकियन जो फ़ौजें हैं और जो हुकूमत हैं उनकी मदद करती हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में जिस तरह सोशलिज़म जो है कमज़ोर पड़ता है और फिर ख़ासकर 1989 यानी 1989 में मशरक़ी यूरोप के ममालिक पोलैंड और इस तरह रोमानिया, बल्गारिया, यूगोस्लाविया, यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ तहरीकें उठती हैं। ख़ुद ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्राइक का जो 2 बड़े इस्लाहाती प्रोग्राम थे जिसको जो हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी और रहनुमा मिखाइल गोर्बाचोव ने मुतारिफ़ कराए थे, तो उस के पस मंज़र में जब हम देखते हैं फिर रूस जो हैं वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। वहाँ पे भी आज़ादी की तहरीकें शुरू हो जाती हैं और इस हवाले से फिर ख़ासकर जब दोनों जर्मनीज़ यानी मशरक़ी जर्मनी और मगरबी जर्मनी जब अक्टूबर 1990 में आपस में मिलते हैं और सिर्फ़ एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की बुनियाद रखते हैं, उसके बाद 1991 में ख़ुद जो यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी USSR या सोवियत यूनियन है उसका भी ख़ात्मा हो जाता है। तो इसलिए इसी 1991 में वारसा पैक्ट तंजीम को बाकायदा तहलील किया जाता है, इसका ख़ात्मा हो जाता है। लेकिन यही जो नेटो की तंजीम है ये अभी तक कायम है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इसका बुनियादी मकसद जो है वो यही है कि अमेरिका की बालादस्ती पूरी दुनिया पे कायम रहें और इसके ख़िलाफ़ जो भी इस तरह को कोई अक़दाम हो, कोई हमला हो, कोई भी साजिश हो, उसका मुकाबला किया जा सके। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नेटो का मकसद जो है वो यही जो जिसको मगरिबी दुनिया इस्लामिक फंडामेंटलिज़म कहते हैं उसका भी मुकाबला किया जा सके। लेकिन हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी के हवाले से अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में जो हेजेमन हैं वो अपने रूल्स को, अपने उसूल को, अपने कवानीन को और अपने निज़ाम को लागू करता है और उसकी हिफाजत करता है। तो इसलिए जो मगरबी यूरोप के ममालिक और ख़ासकर जो अमेरिका है वो इसी नेटो तंजीम को इस्तेमाल करके अपनी जो इजारादारी हैं और बालादस्ती हैं उसको कायम करना चाहते हैं। इसलिए ये और ममालिक को भी दावत देता है, जो मैंने कहा कि पोटेंशियल एस्पायरेंट्स हैं जॉर्जिया, यूक्रेन और बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना कि वो भी आके इस तंजीम को यानी नेटो को जो हैं इसको ज्वाइन करें। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोग बर वक्त मेरे मालूमाती और दिलचस्प वीडियो अपलोड से मुतल्ला रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।